Good morning students, welcome to your class. Today we will discuss about accommodation in Belgium. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका, जिसमें आपने देखा होगा कि श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ थी जिसमें मेजॉरिटी रूल जो अपनाया गया था, जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी ज़्यादा थी उन्हीं को पावर दी गई थी और वहाँ पर इसी के चलते सिविल वॉर भी हो गई थी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में क्या हुआ था। बेल्जियम जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर दो कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो ज़्यादा थे। जैसे 59% यहाँ पर डच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोग थे और 40% जो है वो लोग थे फ्रेंच स्पीकिंग वाले। यहाँ पर आप देखेंगे दो कम्युनिटीज़ जो थी वो ज़्यादा थी। 59% ऐसे लोग थे जो डच बोलते थे लैंग्वेज और 40% जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और ओनली 1% जो लोग थे वो जर्मन बोलते थे। यहाँ पर आप मैप में देखिए कि जो नीचे वाला जो साउथ का पोर्शन है वो वॉलोनिया है, ठीक है, जहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे। जो ऊपर का अपवर्ड नॉर्थ पोर्शन जो है वहाँ पर फ्लैमिश रीजन है, उसको फ्लैमिश कहते हैं और वहाँ पर कौन से लोग थे? डच स्पीकिंग वाले लोग थे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंट्री को दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, दोनों इक्वल, यहाँ पर दोनों को इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए गए थे। जो इनकी कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, वहाँ पर 80% फ्रेंच थे और 20% जो थे वो डच पीपल थे। बेल्जियम में श्रीलंका की तरह नहीं हुआ। यहाँ पर जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट अलग से रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया कि ये दोनों कल्चर, दोनों रीजन में जो डाइवर्सिटी है इनको बनाया रखा और इसके साथ ही उन्होंने दोनों को इक्वल राइट्स जो थे वो दिए। 1970 से लेके 1993 के बीच में उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में बड़े सारे लॉज बने, उसमें बड़े सारे चेंजेस आए और उन्होंने ऐसे ऐसे चेंजेस किए कि उनको ऐसा होना चाहिए था कि ऑल ओवर द कंट्री जो है हर एक लोगों को इक्वल राइट जो है, प्रपोर्शनेट राइट जो है वो मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए और जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव थे, अच्छे थे। अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? पहला तो ये था कि जो डच और जो फ्लैमिश स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए, ठीक है। और कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के इक्वल नंबर में मेंबर्स जो थे वो सपोर्ट करेंगे। और ये जो कुछ स्पेशल लॉज बनाए, इसमें सिंगल कम्युनिटी का बंदा जो है वो डिसीज़न नहीं ले सकता था। दोनों कम्युनिटीज़ के बंदे जो है वो हाँ करेंगे तभी वो डिसीज़न जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और बड़ी सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों स्टेट्स को दी हुई थी। ये दोनों रीजन्स जो थे अब 2 स्टेट्स में बट गए थे, एक फ्लैमिश रीजन था और दूसरा वाला ब्लोनिया रीजन था। नेक्स्ट अब हम इनकी कैपिटल सिटी की बात करें तो ब्रसल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट जो थी वो बनी थी। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दी गई थी। जैसे आपने पहले भी पढ़ा कि ब्रसल्स में उल्टा था, वहाँ पर क्या था कि 20% जो थे वो डच स्पीकिंग थे और 80% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। तो पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, श्रीलंका की तरह कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर वहाँ की ये जो है बेल्जियन गवर्नमेंट है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स दे दिए, इक्वल इम्पोर्टेंस दे दी कि ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट कर सकती हैं और दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी। अब ये तो था कि दोनों रीजन्स की 2 स्टेट्स बन गई, उनको इक्वल राइट्स दे दिए गए, ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पर क्या था, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चलती थी। अब नेक्स्ट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पर एक और गवर्नमेंट थी जिसको थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। अब ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट थी? इस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें जो लोग हैं वो अलग लैंग्वेज, अलग कम्युनिटी के लोग होंगे, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग लोग हो, कोई मैटर नहीं, कोई उस एक लेना देना नहीं है, वो जहाँ मर्जी रहें वो, पर लेकिन उनका हक क्या था कि वो
वोट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हों। अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने किस तरह से अपने लॉज बनाए और किस तरह से लोगों को इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड तो लगा होगा, पर लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ लेकिन जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे, सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स दिया था, जिससे क्या हुआ कि ये जो दोनों कम्युनिटीज़ थी इनके बीच में कोई मतभेद जो था वो नहीं हुआ। जैसे श्रीलंका में हो गया था, वहाँ पर लड़ाई हो गई थी, वॉर चल गई थी, वैसा यहाँ पर बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने इस कंडीशन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया। और लास्ट में जब यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वो एक यूरोपियन यूनियन बनाने लगी, तो उस टाइम पे ब्रसल्स को वहाँ का हेड क्वार्टर जो है वो चूज़ किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये था बेल्जियम एंड श्रीलंका में किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई थी। होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।